फीवर स्टोरीज। आजाद हिंद, भगत सिंह की कहानी, तिरंगे की जुबानी। इतिहास में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी और उस समय की कांग्रेस के ब्रह्मास्त्र की तरह देखा जाता है, लेकिन ये दोनों ही आंदोलन आजादी के सपने और भारत की हिंदू मुस्लिम एकता पर किसी राक्षसी वज्र की तरह टूट पड़े थे। भगत सिंह अभी बच्चा था, समझ नहीं पाया था, लेकिन कुछ ऐसे समझदार लोग भी थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट का विरोध किया। उनमें से ही एक थे भीमराव अंबेडकर। मुझे समझ नहीं आता कि तुर्की में बैठे खलीफा की गद्दी जाने या बच जाने से भारत की स्वाधीनता का संबंध किस प्रकार से। धार्मिक रूप से मुसलमानों का खलीफा को सपोर्ट करना एक तरह से जायज है, लेकिन गांधी जी का उसके लिए पूरे देश में आंदोलन छेड़ देना, ये कहां तक तर्क सम्मत है। वास्तव में बाबा साहेब की चिंता और उनका पूर्वानुमान बिल्कुल सही था। ऑटोमन एम्पायर का खलीफा अब्दुल हमीद द्वितीय दुनिया भर के मुसलमानों से समर्थन इसलिए चाहता था ताकि उसकी गद्दी बची रहे, जिसके फलस्वरूप शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर ने मुंबई में 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया। सिर्फ खिलाफत कमेटी बना लेने से काम नहीं चलेगा कलाम साहब। क्या आपको लगता है कि इस मुल्क में मौजूद चंद मुसलमान अपने दम पर इस खिलाफत मूवमेंट को चला सकते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? अगर इस खिलाफत मूवमेंट में वतन का हिंदू भी हमारे साथ मिल जाए तो? कमाल करते हैं अली साहब आप भी। 1857 के बाद से हिंदू आजादी की जंग एक तरफ लड़ता आ रहा है। हमने कुर्बानी बेशक दी है, मगर क्या मुसलमानों ने कोई खास संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ अपने दम पर मोर्चा खोला है? भूलिए मत, ये सब हिंदुओं की देन है। अपने चंद लड़के कुर्बान करके आप खुद को क्रांतिकारी नहीं कह सकते। साथ चाहिए तो साथ देना पड़ेगा। लेकिन दो टूक बात यह है कि बिना हिंदुओं के समर्थन के हम ये मूवमेंट नहीं चला सकते। हाँ, अगर हमें गांधी जी का समर्थन मिल जाए तो। उन्होंने अभी अभी अपना आंदोलन वापस लिया है, वो भला खिलाफत से क्यों जुड़ेंगे? ऐसा हो सकता है अगर आप मौलाना अब्दुल बारी से बात करें। वे तो गांधीवादी हैं। गांधी जी आखिर उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं? बदले में गांधी जी के आगे आने वाले हर आंदोलन में मुस्लिम लीग और देश के मुसलमान पूरी तरह जान माल से उनके साथ खड़े रहेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, देश का मुसलमान बेहद आक्रोश में है, लेकिन कमजोर है। अब्दुल बारी साहब का मानना है कि हिंदुओं की ताकत के बिना ये खिलाफत दब कर रह जाएगी। मैं कांग्रेस को कैसे मनाऊंगा? वे लोग तो वैसे ही मेरे फैसलों से अक्सर नाराज रहते हैं। और फिर लाला लाजपत राय जैसे गरम दल के नेता, बाल गंगाधर तिलक जी, मैं सबको कैसे जोड़ पाऊंगा? गांधी जी, ये तो आप भी मानेंगे कि आजादी के लिए देश के हर धर्म के लोगों का गठजोड़ जरूरी है। हिंदू मुस्लिम अगर एक मंच पर आएंगे तो हम अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और फिर आप खिलाफत के साथ साथ अपना सहयोग भी चलाइए। मुझे थोड़ा सोचने समझने का समय दीजिए। सोचने समझने का वक्त नहीं है गांधी जी। सोचिए, हम साथ होंगे तो साल भर में अंग्रेज इंग्लैंड भागते नजर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत मूवमेंट शुरू करने के लिए मना लिया था। 17 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया और दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी ने की। खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हो चुका था। मूवमेंट में भारतीय हिंदुओं ने गांधी जी के आह्वान पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं भारत के सभी हिंदुओं का आभारी हूँ कि वे तुर्की के मुसलमानों के खिलाफ हो रहे इस धार्मिक न्याय का विरोध करते हुए इस खिलाफत आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस और गरम दल के कुछ नेता और भारत के कुछ महान बुद्धिजीवी मेरे इस फैसले से नाखुश हैं, मगर मुझे अपनी दूरदर्शिता पर पूरा विश्वास है कि हम लगभग 1 साल के अंदर देश को अंग्रेजों से आजाद करा लेंगे। अरे भगत, बड़ा खुश हो रहा है, क्या बात है? आज रसगुल्ले खा लिया क्या? अरे रसगुल्ले तो मैं तुम सब लोगों को खिलाऊंगा। देखा, वही हुआ। यही तो मैं चाहता था कि गोरों के खिलाफ पूरा मुल्क एक हो जाए, हिंदू मुसलमान सिख सारे एक कतार में आ जाएं। और आज ये हो गया। गांधी जी ने ये कर दिखाया। सही है यार,
ये गांधी जी ने तो उनकी रीढ़ परिवार कर दिया है। पापे, अब तो ये सोच कि हमें क्या करना है। हम तो करेंगे जो कुछ भी करेंगे बच्चे, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इतनी सी उम्र में तू क्या करेगा? खिलाफत के साथ इंकलाब। मैंने उस समय भगत की आंखों में जो चमक देखी थी ना, वो आज से पहले कभी दिखाई नहीं पड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे गांधी जी ने उसका सपना पूरा करने के लिए ही जन्म लिया है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले 2 साल भारतीय राजनीति और हिंदुस्तान की आजादी के ख्वाब के लिए निर्णायक साबित होने वाले थे। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के आदेश पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी खिलाफत मूवमेंट में विलय हो गया था। भारत की जनता इसे गांधी जी के मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रही थी। दिसंबर 1920 में अपने अधिवेशन में कांग्रेस ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर अपनी मोहर लगा दी थी। पूरे देश में आंदोलन जोर पकड़ रहा था। मैं भारत की जनता से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों कॉलेजों में न भेजें, वकील कोर्ट में केस लड़ने न जाएं, विदेशी कपड़ों की जगह खादी इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिए गए अपने सभी मेडल और सम्मान पत्र वापस कर दीजिए। साथ ही साथ मेरा सभी हिंदुओं से निवेदन है कि वे खिलाफत से जुड़ी मुसलमानों की रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ अंग्रेजी सरकार पर परमाणु बम बनकर फूटे थे। गोरे इस डबल इंजन वाले आंदोलन को रोकने में नाकाम साबित हो रहे थे। वे हताश थे और उनकी हताशा पर सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो वो था भगत। अरे एक बार सुनिए तो राजदेव भाई, इसने गांधी जी के मास्टर प्लान को क्रैक कर लिया है और इन आंदोलनों का क्या अंत होने वाला है इसकी भी भविष्यवाणी कर रखी है भगत ने। अच्छा, और वो क्या? खुद ही सुन लीजिए इससे। ओए भगत, बता ना। इसमें प्लान क्रैक करने जैसी वाली कोई बात ही नहीं है। खिलाफत मूवमेंट का इस्तेमाल करके गांधी जी ने अंग्रेजों की टूटी कमर पर एक जोर की लाठी मारी है। खिलाफत मूवमेंट का फायदा ये होगा कि अंग्रेजों पर इंटरनेशनल दबाव बनेगा। विदेशी सरकारें सोचेंगी कि इंडिया में मुसलमान इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। खिलाफत तुर्की के लिए है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे मुसलमानों का आजादी के जंग में शामिल होना समझेगी। और ये सत्याग्रह का क्या? ये गांधी जी की चलाई वो लाठी है जिसे अंग्रेजी हुकूमत की कमर ही टूट जाएगी। कॉलेज बंद, कोर्ट बंद, सारे दफ्तर बंद, बाजार बंद, कारखानों में मजदूरों की हड़ताल, पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। ऐसे में देश चलाने के लिए अंग्रेजों को महारानी के खजाने को खोलना पड़ेगा और ऐसा वे हरगिज नहीं करना चाहेंगे। और फिर अंजाम। क्या अंजाम? अंजाम कांग्रेस की जीत और पूर्ण स्वराज का सपना साकार। भगत पत्र पत्रिकाओं और अखबारों से जो आंकड़े इकट्ठा कर रहा था या रैलियों में घूम घूम कर जो घटनाएं वो अपनी आंखों से देख रहा था, उसके आधार पर उसकी भविष्यवाणी एकदम सटीक बैठ रही थी। देखने से तो लग रहा था कि जैसा भगत ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसा शायद गांधी जी और कांग्रेस ने भी सोचा था। लेकिन अंदाजे और यथार्थ में जमीन आसमान का फर्क होता है। भगत को स्थिति जितनी अनुकूल दिखाई पड़ रही थी, गांधी जी के लिए परिस्थितियां उतनी ही प्रतिकूल होती जा रही थीं। 6 दिसंबर 1921। भगत, क्या हुआ? अभी अभी खबर मिली है कि नेहरू जी और उनके पिता मोतीलाल जी को कोर्ट में प्रैक्टिस न करने के लिए जेल में डाल दिया गया है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान भी गिरफ्तार हो गई है। गांधी जी को छोड़कर कांग्रेस के लगभग सभी बड़े लीडर्स को वे लोग जेल में भर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंबेडकर जी ठीक कहते थे, यह आंदोलन हमें ही भारी पड़ेगा। मैं नहीं मानता। इसमें जरूर गांधी जी की कोई ना कोई सूझबूझ है। ओए, तुझे ये मजाक लगता है? हर जगह लाठी चार्ज हो रहे हैं, आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। अंदर की खबर लाया हूँ। कांग्रेस के लीडर्स जेल से ही गांधी जी पर एक और आंदोलन शुरू करने का दबाव डाल रहे हैं। कैसा आंदोलन? मुझे नाम नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द हम सबको पता चल जाएगा। उस दिन भगत पूरी रात नहीं सो पाया था।
उसने करवटें बदलकर किस तरह रात गुजारी थी, ये सिर्फ वो जानता था या मैं देख रहा था। लगभग अगले 2 महीनों तक अंग्रेजी सरकार कांग्रेसियों को जेल में डालने और आंदोलनकारियों को कुचलने में लगी रही। अपने दोनों ही आंदोलनों का रंग फीका पड़ते देख गांधी जी विचलित हो उठे और उन्होंने अपनी बेचैनी और कांग्रेसियों के चढ़ावे के वशीभूत होकर 1 फरवरी 1922 को अंग्रेजों के खिलाफ एक और मोर्चा खोलने का फैसला लिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब अंग्रेजी सरकार के सामने कुचलने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कमजोर आंदोलन थे। हाथों में आती आजादी छूटती दिख रही थी। भगत सिंह धीरे धीरे बेचैन होता जा रहा था। इस नन्हे क्रांतिकारी की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, चलिए आगे देखते हैं। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।